प्रदेश में चुनावी बिगुल एक बार फिर बज चुका है। अंता उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। जहां भाजपा से एक और मोरपाल सुमन खड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया गया है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के मैदान में उतरने से ये मुकाबला न केवल रोमांचक बल्कि त्रिकोणीय बन गया है। परंतु जो अहम है, आखिर अंता की जनता के क्या है मुद्दे, क्या परेशानियां हैं अंता क्षेत्र में, किस प्रत्याशियों को मिलेंगे अंता की जनता के सर्वाधिक वोट, ये तो 11 नवंबर को पता लगेगा। परंतु जानेंगे अंता की क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ। आइए चलते हैं अंता की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट पे। अंता में हो रहे उपचुनाव पे क्या है जमीनी स्थिति, इसको जानने अब हम अंता से जा रहे हैं मांगरोल रोड की तरफ। गांव ढाणियों में किस प्रकार से लोगों का क्या है तीनों प्रत्याशियों को लेकर राय, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला अंता में बना हुआ है, जहां एक और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया हैं, भाजपा से सुमन को खड़ा किया गया है, वहीं तीसरी और जो निर्दलीय हैं नरेश मीणा, उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। परंतु जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हम गाड़ी में मौजूद हैं और हल्के हल्के जिस प्रकार से आपको कैमरा में भी महसूस हो रहा होगा कि हल्के हल्के जो धचके लग रहे हैं, ये बताते हैं कि जो रोड है इसकी स्थिति अच्छी नहीं है इस मांगरोल रोड पे। तो जो अनेकानेक मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, अंता के क्षेत्र के बहुत सारे जो मुद्दे हैं, उनमें जो हमें समझ में आ रहा है, ज़मीनी स्तर पे समझ में आ रहा है कि एक खराब रोड यानी कनेक्टिविटी की एक समस्या जो आम जनजीवन के लिए एक बड़ी समस्या है। जो भी प्रत्याशी विजयी होगा अंता के इस उपचुनाव में, उसको बहुत ज़रूरत है इस विशेष इस मुद्दे पे ध्यान देने की कि जो कनेक्टिविटी है, जो रोड है, उसको दुरुस्त किया जाए। मांगरोल की तरफ हम चल रहे हैं और ना केवल तीनों प्रत्याशियों की राय जानेंगे, बल्कि साथ ही साथ में जानेंगे जो प्रत्याशी जीतेगा, जो विजयी होगा, जिसको जनता का जनादेश मिलेगा, उस प्रत्याशी से आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, ये सब जानेंगे हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में। अंता उपचुनाव को लेकर क्या है जमीनी सच्चाई जानने हम पहुंचे हैं बटवाड़ा गांव। जब अंता से आप मांगरोल रोड की तरफ चलते हैं तो ये गांव पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर रोड जो मार्ग है उसमें स्थितियां जर्जर थी, रोड टूटी पाई गई। क्या लगता है आपको जो एक टूटी सड़कें हैं वो अहम मुद्दा है यहाँ पे? सर, अहम मुद्दा है। टूटी सड़कें हमारे विधानसभा अंता जिला 12 का अहम मुद्दा है। बहुत जान के आए, किसानों को बहुत ही परेशानी के सामने माल मंडी में ले जाना पड़ता है और सभी तरह की समस्या को लेकर किसान लोग चिंतित हैं। किसानों को डीएपी यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, किसान इधर उधर भटक रहा है। किसानों को यहाँ पर जो भी फसल हुई उसमें आपातकालीन ये पानी गिरा, इससे भारी नुकसान हो चुका है। किसानों की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आप अपने प्रत्याशियों से चाहते हैं कि उन मांगों को पूरा किया जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे मांगरोल है, अंता है, ये जो मेन रोड है ये पूरा टूटा हुआ है, जर्जर हुआ है। कोई अगर आपातकालीन में कोई मरीज है तो उसको पहुंचाने में यहाँ से 12 पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है, जबकि 12 यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 25-30 किलोमीटर का एरिया है। 15-20 मिनट का रास्ता है जहाँ 1-1.5 घंटा लग जाता है। अगर कोई पेशेंट है तो बीच में भी कुछ हो सकता है। गौशालाओं के नाम पे आज गाय नहीं दिख रही है। जो नाम गौशालाएं खोली गई थी, उन्होंने गौशालाओं के नाम से जगह रोकी गई थी, उन गौशालाओं के नाम पे उन्होंने कई जगहों पे कब्जा किया हुआ है, सैकड़ों बीघा जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, पर सबको पता होते हुए भी कोई बोलता नहीं है। पूरे जिले में जो रोड की स्थिति है वो जर्जर है। जर्जर पूरी जर्जर 12 यहाँ आप मनो है तो आप यहाँ से 12 जाओ ना, तो पहले यहाँ से पटवा लग जाओ, जो जिंदा आऊँगा मर जाऊँगा पाछा वापिस। 12 रोड की कंडीशन यहाँ से चुनाव आता है, बनो खाडा बुझवा जाए, सूखी गिट्टी तो बनो पटवा दी, ऊपर डांबर लगवा दिया, तोड़ चेकड़ा। कुछ ग्रामवासी यहाँ पे रोष में है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो ज़मीनी समस्याएं, चाहे वो रोड की समस्याएं हो, चाहे वो बस स्टैंड की समस्याएं हो, किसान अपने खाद को लेकर जिस प्रकार से मुआवजा नहीं मिल रहा है उसको लेकर लगातार अपनी मांगे उठाते नजर आ रहे हैं। परंतु जो सबसे अहम है कि इनको फिर भी एक विश्वास है कि अब जो प्रत्याशी विजयी हो वो इन सभी मांगों को ध्यान में रखे और विधानसभा में अंता के इन सभी मुद्दों को बड़ी पुरजोर तरीके से, मैं कहना चाहूँगा, उसको उठाए।
हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन जी मौजूद हैं। लगातार जिस प्रकार से आम जनता का आपको समर्थन मिल रहा है, पहली बार, क्योंकि आपके सामने ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री के सामने मोरपाल सुमन का जब नाम सामने आया तो कुछ लोगों में उत्साह था, कुछ लोगों के लिए चौंकने की बात थी, परंतु स्वयं प्रत्याशी होने के नाते आपको कैसा लग रहा है आज? ये मेरे भगवान है और मैं देख रहा हूँ एक किसान के बेटे को जिसके पिता हाड़ी लगे हैं, मैंने बाजार में नौकरियां की, इन लोगों ने मेरे लिए पलक फावड़े बिछा दिए साहब। चाल मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए एक पैसा नहीं है, लेकिन देखो पैसा देखो, यही तो पैसा है, यही तो मेरी पूंजी है साहब। इनके दम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इनके दम पे मुझे आशीर्वाद मिला है, इनके दम पे मुझे टिकट मिला है और यही चुनाव लड़ रहे हैं। पलक फावड़े बेचारे आप देख रहे हैं जनता को। मोरपाल जी, गांव-गांव जाके आप जनसंपर्क कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि लगातार गत दिनों से लगातार आप जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, परंतु जो समस्याएं हैं, आधा कार्यकाल ही बचा है, आपको आधा कार्यकाल मिलेगा, परंतु आधे कार्यकाल में ही ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो मोरपाल सुमन अब राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे? जितने भी कंवर लाल जी ने विधानसभा में उठाए ना, और वो 6-7 महीने से बंद पड़े हैं, उनको मैं दोबारा वापस पूरी फील्ड में घूम करके उसको लिखूंगा और जितनी हो सके ना उतना मांगूंगा, विधानसभा में रखूंगा और उनको पूरा कराने की कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य यही है, मेरा और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। जनता के बीच में रहकर इनकी सेवा करूंगा और रात दिन मेहनत करूंगा और उन कामों को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मोरपाल सुमन को क्या लगता है कि क्या कारण रहे, क्योंकि अंतर क्षेत्र एक हमेशा चर्चाओं में रहा, परंतु उसके बावजूद भी लगता है कि विकास से दूर रहा? ऐसी बात नहीं है। जब 2013 से हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उस वक्त हमारे उस कार्यकाल में इतने काम हुए, कम से कम 1500-1600 करोड़ रुपए के काम हुए। गांव डाणी इंटरलॉकिंग, सीसी, नाली, पटान, सड़क जितनी भी थी, कृषि विभाग से प्रभुलाल जी हमारे मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उन्होंने एक एक गांव में लाखों रुपए के काम कराए। ये गलत बात है। लेकिन उसके बाद जब जो ही कांग्रेस की सरकार आई, वह 5 साल तक लड़ते रही, होटलों में बैठे रहे, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी दोनों की लड़ाई चलती रही, एमएलए को होटलों में बंद कर रखा है। 5 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, काम नाम की कोई चीज़ ही नहीं की, इसलिए वो रोड वगैरह टूटे ना, तो वो अब हम उसको ठीक करा रहे हैं और रात दिन हम मेहनत करेंगे, गांव में जाएंगे, जैसे नहरें, सिंचाई विभाग का जो भी काम है वो गाँव जा करके उनको पूरा कराएंगे। बजट पास करवाया है हमारे कंवर लाल जी ने और अब उनको हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। सुमन जी, जब हम ग्राउंड पे मौजूद थे, हम गत दिनों से ग्राउंड पे लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं, इसमें बस स्टैंड और सड़क की समस्या मुख्य रूप से सामने आई। क्या जब 14 नवंबर को जब रिजल्ट सामने आएंगे, अगर जनता का जनादेश सुमन जी के साथ में होता है, तो क्या वो इन दोनों चीज़ों पे काम करेंगे? जो मेरे खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो 15 साल तक विधायक रहा है और 2 बार मंत्री रहे हैं। ये उनका दायित्व बनता था कि मैं बस स्टैंड को कराऊं, लेकिन उन्होंने बस स्टैंड को आज तक कोई छेड़ा नहीं है और आज जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। उनका दायित्व बनता था ना। मैं निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के बाद कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि अंता की जनता को बस स्टैंड मिले। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या मोरपाल सुमन को लग रहा है कि सच में त्रिकोणीय मुकाबला है? देखो साहब, ये लोकतंत्र है और इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। तो प्रत्याशी कितने भी हो सकते हैं, मुकाबला तो हमेशा पार्टियों के बीच में रहता है और जनता तय करती है भाई किसके बीच में मुकाबला है। तो जनता जिसको चाहेगी उसको राजगद्दी देगी। तो क्या मोरपाल सुमन जी को ग्राउंड पे पूर्णतः सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है, एक किसान के बेटे को जो मैं देख रहा हूँ, पलक फावड़े जनता आपके पीछे बिछा रही है, देख रहे हैं आप साहब। मेरे मुँह से आप मत कहलाओ, इन जनता से पूछो कि एक ग्राउंड, इनसे पूछो वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है। मैं तो गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, इनके भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ, यही चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये कहना है मोरपाल सुमन जी का, लेकिन कहना है कि जनता ही उनको चुनाव लड़ा रही है, जनता के सपोर्ट से ही वो अगर जीतेंगे तो ये जनता का ही समर्थन होगा, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, गरीब परिवार के आने के कारण जो पूर्णतः पार्टी सपोर्ट के कारण और एक गरीब परिवार के व्यक्ति को भाजपा ने विश्वास करके टिकट दिया है, तो उनका पूर्ण विश्वास है कि जनता ही उनको विजयी कराएगी और विजयी होकर वो जनता के जो आम मुद्दे हैं, जिसमें बस स्टैंड और सड़क का मामला शामिल है, उस पर वो कार्य करते नजर आएंगे। क्या लगता है आपको कि इस जो जनता का क्षेत्र है, त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, बड़ा रोमांचक है, पूरे प्रदेश भर की जो नजरें हैं वो इस अंता के उपचुनाव पे है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इसके क्षेत्रवासी हैं, आपके अनुसार क्या राय है? यहाँ की तो ये है, ये फॉरवर्ड इलाका है, अंता इलाका। ये इलाका ऐसा नहीं है कि कहीं कोई एक उंगली ऊंची कर दे उसी के पीछे सारे लग जाएं। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है।
दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला है और भारी मतों से बीजेपी जो हमारे मोरपाल जी सुमन है बहुत ही नीचे का कार्यकर्ता है और कर्मठ कार्यकर्ता है। अभी प्रधान है वो 12 उसमें, और पार्टी ने बहुत सोच समझ के उनको टिकट दिया है। ये अंता का जो चुनाव है, ये चुनाव है विकास का चुनाव। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी की 2 साल की जो नीतियां और विकास के जो कार्य हैं, उस पे पहले भी मोहर लगी है। उपचुनाव के अंदर 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और अंता का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है कि ये चुनाव है भ्रष्टाचार वर्सेज ईमानदारी का चुनाव। क्योंकि यहाँ जब जब कार्य हुए हैं, विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुए, चाहे रघुवीर सिंह जी कौशल का कार्यकाल ले लीजिए, चाहे माननीय पूर्व वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल ले लीजिए, प्रभुलाल सैनी जी के टाइम थे, सड़कें बनी, विकास हुआ। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। और इनके पूर्व मंत्री थे, उन्होंने बाकायदा कई बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, भरत सिंह कुंदनपुर जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था आयो रे आयो, भाइयो आयो, ईंट खायो, भाटा खायो, बजरी खायो, लोडा खायो, आयो रे आयो, भाइयो आयो। तो ये स्थिति आज जनता के अंदर इस तरीके से हो गई है। और लोग, आप जब भी आप जाएंगे आपके रिपोर्टर वहाँ तो जनता साफ बता रही है कि वो भ्रष्टाचारियों को नकार दिया है। लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जनता विकास चाहती है और विकास के साथ साथ में एक ईमानदार जनसेवक चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या लगता है कि जो प्रत्याशी विजय होगा उनको क्या क्या समस्या का समाधान करना चाहिए आप लोगों की? सर, क्षेत्र में वैसे भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बहुत सी ज़रूरत है। जैसे लोगों को टाइम पे खाद वगैरह नहीं मिल पाता है, सिंचाई में भी काफ़ी समस्याएं हैं, और जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनसे लोगों की आशा बनी हुई है। पिछली गवर्नमेंट में जब रहा था प्रमोद जैन भाया जी, तो उन्होंने अपने ही कार्य किए, विकास कार्यों पे कोई ध्यान नहीं दिया इतना। और अभी जो मोरपाल जी से सबकी आशा अपेक्षा बनी हुई है, नए और अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, सभी लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रह चुके प्रमोद जैन भाया हमारे साथ में मौजूद हैं। सबको पहले से उम्मीद थी कि कांग्रेस से आपका नाम आएगा, और कांग्रेस से जब आपका नाम आया तो कुछ लोगों में एक हर्ष का भाव था, जनता में कुछ उम्मीदें थी। अब जब आधा कार्यकाल के लिए आप दोबारा जब अगर चयनित होने के लिए दोबारा लड़ रहे हैं, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे प्रमोद जैन भाया अपनी आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में? मेरे को अंता विधानसभा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों ने जब जब मुझे आशीर्वाद दिया, एक जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, तीनों दायित्वों को मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया। इस बार भी मुझे आशीर्वाद देगी जनता, मुझे पूरा भरोसा है, तो तीनों दायित्व पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। गत हफ्तों देख रहे हैं कि लगातार प्रचार प्रसार में आप सक्रिय नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पे क्या रियलिटी नजर आ रही है, ग्राउंड पे क्या अनुभव है? जो हालात अभी 20 महीने के कुशासन का रहा भारतीय जनता पार्टी का, आम जन परेशान है। कांग्रेस के शासन में जो जन कल्याण की 1 से बढ़कर 1 योजनाएं लागू की थी, या तो उनको समीक्षा के नाम पे कम किया गया या बंद किया गया या उसमें कटौती की गई। इसी तरह जो विकास के कार्य स्वीकृत किए गए थे 12 जिले में, अंता विधानसभा क्षेत्र में, उन कार्यों को या तो रोका गया या उनकी गति को धीमी किया गया। आज तक कई काम स्वीकृत शुदा मौके पे काम चालू नहीं हुआ है। तो जो अतिवृष्टि के कारण जो किसान परेशान रहा, 3-3 बार फसल दबड़ गई, न उनको मुआवजा मिला, न उनको कोई मदद मिली, और तो और डीएपी और खाद के लिए किसान परेशान हो रहा है। और एक तरफ तो प्रकृति की वजह से परेशान है, दूसरा तरफ डीएपी खाद समय पे नहीं मिल पाना, उसके लिए चक्कर काटना, उसके लिए ज़बरदस्ती अटैचमेंट देना किसान को। तो ये जो सब चीज़ें जो विफलता रही हैं शासन की, यहाँ के उनके जनप्रतिनिधियों की, मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे, क्योंकि मैंने उनकी को हमेशा गणेश मानकर सेवा की है, इस बार मुझे विजयश्री का आशीर्वाद देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला, क्या आपको लगता है त्रिकोणीय मुकाबला है? मैं कोई मुकाबला नहीं मानता, वो तो खाली बीजेपी के टूल्स हैं। जो उन्होंने उनियारा में किया और जगह किया, वो एक टूल्स का काम कर रहे हैं। तो मैं तो कोई त्रिकोणीय मुकाबला मानता नहीं हूँ। जनता यहाँ की, अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत ही समझदार है, और वो जो निर्णय करेगी
14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो आपको भी देखकर बड़ा आश्चर्य नजर। कुछ लोग परिवारवाद का आप पे आरोप लगाते हैं, उसको किस प्रकार देखते हैं? मेरे कोई परिवारवाद की मैंने राजनीति नहीं की, और आज मेरी धर्मपत्नी जिला प्रमुख है तो वो निर्वाचित हुई है। और रही बात नेतागिरी में कार्यकर्ताओं को मजबूती देना, उनको संबल देना, मेरे इस राजनीतिक जीवन में मैंने कई हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हमारे बारां जिले के कई कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, 36 कौमों के हमारे साथियों को उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये अपने आप में एक बहुत लंबा इतिहास है। भ्रष्टाचार के कुछ लोगों ने, आज हमने ग्राउंड पे बात करी लोगों से, तो कुछ लोग समर्थन नजर आया कि लगातार प्रमोद भाई लगातार गत दशकों से काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार की बातें भी करी, उसको किस प्रकार देखते हैं? ये सब निराधार आरोप हैं, तथ्यहीन आरोप हैं, राजनीतिक द्वेषता से लगाए गए आरोप हैं। मैं इनका बिल्कुल कटु शब्दों से खंडन करता हूँ। तो इस हमारे साथ में प्रमोद भाई, जिस प्रकार से लगातार न केवल विकास कार्यों की बात है बल्कि साथ ही साथ में जो कार्य रुके हुए थे उनको भी दोबारा गति देने की बात करते नजर आ रहे हैं। ठीकरिया गांव में मौजूद हूं, मेरे साथ में कुछ यहाँ के ग्रामवासी मौजूद हैं, बात करते हैं, क्योंकि अंता उपचुनाव में ग्राम की समस्याएं, गांव की समस्याएं एक अहम मुद्दा है। जमीनी स्तर पे क्या है जमीनी सच्चाई, बात करते हैं। बाबूजी, अंता उपचुनाव है, उपचुनाव की सरगर्मियां पूरे प्रदेश भर में है, परंतु गांव में क्या जरूरत है आम गांववासी की और किन किन मुद्दों पे काम किए जाने चाहिए? पहला मुद्दा तो है, काश्तकारों को खाद नहीं मिलता है, समय में कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा जाता है। इसके अलावा क्या नाम से जो भी इन्होंने विकास कार्य किए बीजेपी वालों ने, 1 करोड़ 3 लाख की टंकी बनाई, किसी को एक घर में एक बूंद पानी नहीं गया। सब जगह पूरी विधानसभा में क्या नाम से सब जगह विधानसभा में सब जगह मतलब गौरव पथ बन गए, लास्ट में यहाँ का गौरव पथ बना है। ये विकास कार्य है इनका। जो व्यक्ति इस चुनाव जीतता है, उपचुनाव जीतता है, आधा कार्यकाल में क्या आशा रखते हैं कि वो क्या क्या काम करे आप लोगों के लिए? किसानों की आवाज़ें उठाए और जहाँ भी अपनी बात रखे पूरे दम के साथ रखे। आज के ज़माने में मतलब 12 में ये स्थिति हो रही है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, वो ले दे के वापस बैठ गया आदमी बन जाता है। आपको क्या लगता है बाबूजी, लगे अब पूरी उम्र आपने निकाली है इस क्षेत्र में, क्या क्या समस्याएं हैं? और अब क्योंकि ये दोबारा उपचुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं परिवर्तन का चुनाव है, क्या सच में परिवर्तन की जरूरत है इस क्षेत्र में? परिवर्तन का चुनाव तो सामने सबको दिखाई दे रहा है, पर कार्यभार मतलब कोई भी कैंडिडेट आता है संभालता नहीं है, जिम्मेदार है नहीं। कैंडिडेट अभी वोट लेंगे और सब कुछ मांगे कर लेंगे, कर देंगे, हाँ कर लेंगे, उसके बाद सामने एक भी नहीं आता। जाति समाज से मतदान नहीं मिलता है। जो भी कैंडिडेट आएगा पूरा गांव इकट्ठा होगा, आने वाले कैंडिडेट का मान सम्मान करेगा, ये इज्जत गांव की होती है। क्या ये नहीं है कि सब कैंडिडेट के साथ गांव के 50 आदमी का 50 वोट हो गए, 25% वोट मिलते हैं। तो विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है और कह सकते हैं कि ये चुनाव परिवर्तन के साथ में ही विकास का चुनाव भी है। आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बार चाहे जो भी प्रत्याशी विजयी हो, वो प्रत्याशी न केवल एक परिवर्तन लाएगा बल्कि इन गांवों में एक विकास की तस्वीर भी सामने देखने को मिलेगी। अंता उपचुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिसपे सबकी नजर बनी हुई है, और नरेश जी, में लगता है कि शायद आपकी वजह से ही जो पूरा मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। प्रदेश भर की नजरें आज अंता उपचुनाव पर हैं। 11 तारीख को मतदान होगा, 14 को रिजल्ट आएंगे, परंतु उससे पहले जो ज़मीनी स्तर पे हम हर गांव-गांव जाकर जो स्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, मुद्दे उनको जान रहे हैं। आपसे जानते हैं कि क्योंकि इस जो क्षेत्र है, अंता का क्षेत्र है, यहाँ की जो जनता है, आधा जो कार्यकाल है उसमें अब दोबारा उपचुनाव हो रहा है, आधा समय बाकी है, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे काम करने की जरूरत है यहाँ अंता में? देखिए, अंता में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। यहाँ जिस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व अंता की जनता ने दिया, प्रमोद भाया को, वो पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम है। उसका नाम बच्चे से लेके युवा बुजुर्ग सब ये जान चुके हैं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचारी मंत्री एमएलए कोई नहीं रहा। ये जब 2008 में पहली बार मिनिस्टर बने अशोक गहलोत सरकार में, तो इनको भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बीच में बर्खास्त कर दिया गया था। फिर जब दोबारा ये खनन मंत्री बने भारत राजस्थान सरकार में, तब इन्होंने जिस तरह के घोटाले और जिस तरह के भ्रष्टाचार राजस्थान में किया,
उसकी गूंज देश प्रदेश और देश में सब जगह गूंजी कि खाया रे खाया, खूब खाया प्रमोद जैन भाया। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 के चुनाव में जब यहाँ अंता में आए प्रचार करने बीजेपी का, तब उन्होंने अपने मुख से भी भ्रष्टाचार के को लेकर प्रमोद जैन भाया पे आरोप किया, बोला, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। डबल इंजन की सरकार, जो कहते हैं अपने आप को डबल इंजन की सरकार है, प्रमोद जैन भाया पे 18 मुकदमे फ्रॉड के, लूट मार के लगाए गए, तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 67,000 करोड़ का उन पर बीजेपी के मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तब भी उस पर ईडी सीबीआई नहीं आई। तो भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अंता में बस स्टैंड की बहुत दिनों से, बहुत सालों से डिमांड है। अंता में बस स्टैंड नहीं है। मांगरोल से लेकर 12 तक सड़क खुदी पड़ी है, उससे लोग परेशान हैं। यहाँ पर अभी बरसात की जो फसलें होती है उनका पूरी वो बर्बाद हो गई। सोयाबीन, धान, उड़द वो बर्बाद हो गई। उसके बावजूद भी किसान फसल बीमा के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन बरसों से यहाँ कोई फसल बीमा किसानों को मिलता नहीं है। अभी किसानों को खाद की क्या समय खाद चाहिए होती है, ऐसे में खाद मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है उसकी कालाबाजारी हो रही है। 1800-2000 में कट्टा मिल रहा है। इन सभी मुद्दों पर क्या नरेश मीणा किस प्रकार से विधान, अगर चुनाव जीतते हैं 14 तारीख को जो जनादेश आएगा, वो अगर नरेश मीणा के हित में आता है, तो किस प्रकार से विधानसभा में आप अपने मुखरों की आवाज रखेंगे? देखिए, मैं आंदोलनों की राजनीति करता आया हूँ, शुरू से आंदोलन करता हूँ जनता के लिए। अगर मुझे जनता विधानसभा में भेजती है, जनता चुनती है मुझे अंता से, तो मैं अंता की जनता के लिए सड़कों पे भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ूंगा, और विधानसभा में जरूरत पड़ी तो विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। देवली उनियारा का चुनाव, समरावता मामला, और फिर दोबारा अंता उपचुनाव में एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में खड़े होना, इन सबको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, छबड़ा में जो कमियां रही, देवली में जो कमियां रही, वो इस चुनाव में कमियां नहीं रहेगी। यहाँ मुझे जिस तरह का सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है, मैं लोगों से 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूँ कि मुझे 25 साल से राजनीति में हो गया, 25 साल से मुझे कोई पद और ओहदा नहीं मिला, और जन सेवा के बदले में मुझे, जो मैंने जन सेवा लोगों की उसके बदले में मुझे जेल यात्राएं मिली। मेरे पे 32 मुकदमे अभी तक जन सेवा के दौरान, आंदोलनों के दौरान लोगों को मदद करने के एवज में सरकार ने मेरे पे 32 मुकदमे लगाए, 14 बार मुझे जेल भेजा। प्रहलाद गुंजल जी पहले आपके समर्थन में आए, आपने उनकी तारीफ भी की, आपने उनके प्रशंसा भी की, उनका धन्यवाद ज्ञापन भी करा, परंतु अभी हाल ही में जब एक पोस्टर पे उनका चित्र लगाया गया, तो उसको लेकर उनका स्पष्टीकरण आया, इस पर क्या देखते हैं? गुंजल साहब पार्टी में है, कांग्रेस में, और पार्टी में तो मैं तो उनके लिए क्या कर सकता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का आशीर्वाद अर्जुन के साथ था, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस बीजेपी में जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे लोग मेरे साथ हैं, चाहे वो सामने नहीं आ सकते। अभी मेरे को यहाँ अंता चुनाव में भी, भाई यहाँ तो अब तक तो लोग कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते थे, तो लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट देते थे, वो जुड़ गए थे। लेकिन अभी मुझे इतनी बड़ी तादाद में जो समर्थन मिल रहा है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी के लोग ही टूट के मेरे को देंगे। तो ना केवल जो विभिन्न मुद्दे हैं अंता के, उन पे नरेश मीणा काम करते नजर आएंगे अगर विजयी होते हैं तो, बल्कि साथ साथ एक जो अहम बात उन्होंने कही है कि जो भ्रष्टाचार है उस पे भी लगाम कसी जाएगी। अंता की धरती पे कोई भी भ्रष्टाचार के मामले नरेश मीणा के रहते नजर नहीं आएंगे अगर वो 14 नवंबर को जनादेश में विजयी होते हैं। हम मौजूद हैं तुमड़ा में। तुमड़ा के लोगों से बात करते हैं, क्या परेशानियां हैं इस क्षेत्र की, क्या मुद्दे हैं और किसको वोट देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला है, बड़ा एक रोमांचक मुकाबला नजर आ रहा है। साथ साथ में पूरे प्रदेश भर की नजरें अंत में बनी हुई है। तुमड़ा में 550 वोटर यहाँ पे हैं, और जो त्रिकोणीय मुकाबला अंत में बना हुआ है उसको लेकर क्या नजर रख सकते हैं आप? जो भैया जी वादा करते हैं उस पर खरा नहीं उतरते हैं। हेड बम के लिए मेरे से बोला, नहीं लगवाया। मेरा रास्ता है वो रास्ता नहीं बना। खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। बिजली के लिए परेशान करते हैं। लाइन मैन को फ़ोन करते हैं, सुधारने नहीं आता। 2 दिन से गांव में लाइट नहीं आ रही। किसी से भी दे के पैसे कटवा देता है। पंचायती से रोड नहीं जुड़ रहा। गेहूँ लेने जाते हैं तो बामलाओं के कलमडाओं के से आना पड़ता है। खाद की समस्या से बाहर का है ना, 1600 का पैसा देर कट्टो आने से खाद को सांगो सु 12 में तो कट्टा ही नहीं मिल रहा खाद का। हाँ, 1800 का कट्टा ला रहे हैं, 12 में तो दे नहीं रहा। वहाँ सांगो आने से कट्टा जा रहा।
या समस्या से सब किसान जा लाइट ना रहे 6 घंटा लाइट देते उनमें भी कटौती करे से पूरी। तुमड़ा गांव में जो अंता उपचुनाव में एक महत्वपूर्ण गांव है, उसमें न केवल जनता की अनेकानेक समस्याएं हैं, बल्कि जो ग्रामवासी हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, वो थोड़े से त्रस्त भी हैं कि विभिन्न सालों से, गत वर्षों से उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मैं मौजूद हूँ अंता के CAD सर्किल में। यहाँ पे बस स्टैंड का मुद्दा बड़े लंबे समय से चल रहा था, जिसको लेकर जो आम नागरिक हैं वो परेशान नजर आते थे। लोगों से बात करते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी, क्योंकि जो प्रत्याशी 14 नवंबर को विजेता घोषित होगा उपचुनाव में, उससे क्या मांगे रखती हैं अंता की जनता। बात करते हैं क्या क्या मांगे हैं अंता की जनता की। यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर बस स्टैंड होना चाहिए, जो बाहर बसें जाती है रोडवेज जाती है वो नहीं जाना चाहिए, और यहाँ भी जो भी विकास हो अंता के लिए, भैया जी हो चाहे नरेश मीणा जी हो चाहे कोई भी हो, मगर विकास का मुद्दा ही लेके यहाँ पे वोट दिया जाएगा। विकास के मुद्दे पे मैं ये कहते हैं भैया जी से और उनसे नरेश जी से भी यहाँ विकास हो, बस स्टैंड बने, हॉस्पिटल बने और रोड सही हो। इस बार अति वर्षा हुई है, भारी बारिश हुई, उसकी वजह से किसान की कुछ मांगे हैं। जी सर, किसान की मांगे जो भी फसल का नुकसान हुआ उनका मुआवजा दिया जाए। जो भी हमारा नेता है उनसे हम ये कहना चाहते हैं, हमारे गाँवों में जो फसल खराब हुई, धान या सोयाबीन या कोई भी फसल खराब हुई, उसका मुआवजा मांगते हैं। मजदूर आदमी इतने परेशान हैं कि इनको 1-1, 2-2 महीने से काम नहीं मिल रहा है, और ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि इनको मजदूरों को काम मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ी हुई है मजदूरों की। सालों साल लोगों बस स्टैंड की मांग कर रहे थे। बस स्टैंड के बनने से न केवल आम जन को सुविधा होगी, बल्कि साथ ही साथ में एक जो यातायात है वो भी सुदृढ़ होता नजर आएगा अंता के इस क्षेत्र में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, परंतु ये देश रहना चाहिए। उसी प्रकार अंता के इस उपचुनाव में विजयी चाहे कोई भी प्रत्याशी क्यों ना हो, महत्वपूर्ण है जनता के मुद्दों का समाधान किया जाए। चाहे मुद्दा बस स्टैंड का हो या बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का, चाहे मुद्दा गौशाला का हो या आम जनता और किसानों की समस्याओं का, उनका हल किया जाना महत्वपूर्ण है। जहां एक और भाजपा के मोरपाल सुमन मैदान में है, तो वहीं लगातार कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया अपना चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए नरेश मीणा भी मैदान में है। बहरहाल 11 नवंबर को होंगे मतदान और 14 नवंबर को पता चलेगा कि अंत उपचुनाव में कौन है इस चुनाव का विजयी। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।